Welcome to the face-to-face classes. Now in this video we are going to discuss about the government. What is government? गवर्नमेंट कहते किसे हैं, गवर्नमेंट होती क्या है, और इस लेसन के अंदर हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वह पहला होगा गवर्नमेंट। हम जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट की डेफिनेशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरी टॉपिक होगी उसमें हम देखेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के स्तर, कितने स्तर की जो सरकारें होती है उस पर बात होगी। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कितने जो है प्रकार होते हैं, गवर्नमेंट कितनी प्रकार की होती है उस पर बात होगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और एक लोकतंत्रात्मक सरकार कहते किसे हैं उस बारे में बात होगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नमेंट किसे कहते हैं। तो देखो, ए गवर्नमेंट इज अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ ए पीपल। ग्रुप ऑफ ए पीपल, पहली बात जो यहाँ पे नोटिस करने की है वह है ग्रुप ऑफ द पीपल। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सरकार का मतलब कोई एक व्यक्ति होता है, लेकिन जब हम पॉलिटी को देखते हैं तो हमको सबसे पहली चीज जो मिलती है वह तंत्र होता है। गवर्नमेंट इज द सिस्टम, गवर्नमेंट एक तंत्र है। किसका तंत्र है? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का तंत्र है, लोगों की एक समूह का तंत्र है, विथ अथॉरिटी की, जिनको ये ताकत दी गई है टू गवर्न अ कंट्री और स्टेट, कि वह एक देश के ऊपर या एक राज्य के ऊपर शासन करे। यानी सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार लोगों के समूह का वह तंत्र है जिसको यह पावर दी गई है कि वह कंट्री यानी कि देश के ऊपर स्टेट या फिर एक राज्य के ऊपर जो है अपने शासन को कर सकते हैं। सरकार कहलाती है, गवर्नमेंट या सरकार कहलाती है। अब हम आगे देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या चीज होती है और गवर्नमेंट के काम क्या क्या होते हैं। तो देखेंगे पहली बात, द गवर्नमेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, प्राइमरली यानी प्राथमिक तौर पर, रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार होती है फॉर मेकिंग पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक नीतियां बनाने के लिए, फॉर इंटायर सोसाइटी, पूरे समाज के लिए। गवर्नमेंट की जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, जो सर्वप्रथम उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, वह पूरे समाज के लिए जो है सार्वजनिक नीतियों को बनाने के लिए होती है। ना सिर्फ बनाने की बल्कि इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है उसको स्थापित करना। इम्प्लीमेंटेशन यानी किसी सरकार ने कोई कानून बनाया, उसके बाद उसको स्थापित करना भी उस गवर्नमेंट की जो है वह जिम्मेदारी होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को जो है कई प्रकार में बांटा गया है। कई अलग अलग तरह की सरकार होती है, जैसे डेमोक्रेसी जिसके अंदर जो है लोगों की शासन व्यवस्था होती है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। मोनार्की जिसके अंदर एक राजा जो है या एक रानी का शासन होता है पूरे देश के ऊपर। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह आप सब समझते ही होंगे। जैसा कि अभी जब हम कोरिया की बात करते हैं, जब हम कोरिया की बात करते हैं तो किम जोंग उन, किम जोंग उन जो कि है शासक है कोरिया का, जो कि एक तानाशाह है। यानी तानाशाह का मतलब होता है जो पूरी तरह से अपने सुप्रीम पावर में होता है। जो चीज उसने कह दी उसको वहां के देश के लोगों को मानना जरूरी है, जो उसने मना कर दिया उससे रुक जाना है। इस तरह की जो शासन व्यवस्था है वह डिक्टेटरशिप कहलाती है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि गवर्नमेंट कितने स्तर की होती है। लेवल का मतलब होता है स्तर, यानी गवर्नमेंट के जो है कितने स्तर होते हैं, गवर्नमेंट कितने स्तर की होती है। तो जब हम पहले स्तर की बात करते हैं तो उसको कहा जाता है नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर की सरकार। इट रिफर टू द एरिया ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच इज कंसर्न विद नेशनल इशूज। यह जो है उस क्षेत्र की बात करता है, गवर्नमेंट की उस क्षेत्र की बात करता है जहां पे हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं, यानी वह पूरे देश का जो है मुद्दा होता है। जैसे कि टैक्सेशन, यानी किसी भी चीज पर कर कितना लगना है, टैक्स की वसूली कैसे की जानी है, ये सारी चीज होते हैं। जीएसटी कितने परसेंट लगना है, ये सारे काम जो होते हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। डिफेंस, यानी किसी हमारे पड़ोसी देश के जरिए से या दूसरे नेशन से हमारे जो मतभेद हो जाते हैं तो उस समय में जो डिफेंस का प्रोसेस होता है वह जो है हमारे नेशनल लेवल गवर्नमेंट का होता है, नेशनल गवर्नमेंट का होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारे दूसरे देशों के साथ जो है संबंध कैसे हैं या दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं, उस बारे में जो बात होती है वह जो है नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय लेवल की सरकार करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो ट्रेड यानी कि व्यापार, व्यापार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमारे लिए दो टॉपिक होती है। एक होता है एक्सपोर्ट, यानी हम किसी देश को जो है क्या चीजें बेच रहे हैं, और दूसरी टॉपिक होती है इंपोर्ट। क्या होता है दूसरा? इंपोर्ट, यानी हम उस देश से क्या आयात कर रहे हैं। एक तो हम निर्यात क्या कर रहे हैं, यानी हमारा देश जो है दूसरे राष्ट्रों को क्या बेच रहा है, और उन राष्ट्रों से हमारा देश जो है क्या चीजें खरीद रहा है। ये सारा का सारा जो काम होता है वह नेशनल लेवल गवर्नमेंट का होता है। अब हम देखेंगे स्टेट लेवल गवर्नमेंट। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जो होती है वह राज्य स्तर की सरकार होती है। वह किस स्तर की होती है? राज्य स्तर की सरकार होती है, वह राज्य स्तर की सरकार होती है। इसकी जो अथॉरिटी होती है वह एक राज्य के लिए होती है, और इस राज्य स्तर की जो सरकार होती है इसके अपने पुलिस फोर्स होते हैं, इसकी अपनी पुलिस फोर्स होती है।
ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, यानी हर स्टेट की जो पुलिस फोर्स होती है, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होती है, वह जो है स्टेट लेवल गवर्नमेंट में आती है, जो पुलिस के जरिए से कंट्रोल किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आगे देखोगे कि एजुकेशन सिस्टम जो है हर एक राज्य का अलग होता है, वहां की जो शिक्षा नीति होती है वह अलग होती है, और इसी उसमें जो है रोड लॉस, यानी कि वहां पे जो सड़क के कानून होते हैं वह पूर्ण रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य के जो कानून होंगे वह भिन्न होंगे। अब हम देखते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट, यानी स्थानीय स्तर की जो सरकार होती है। लोकल लेवल गवर्नमेंट का मतलब स्थानीय स्तर की सरकार, ये जो होता है गवर्न होते हैं, और ये जिन जो है स्थानों पे जो है गवर्न करते हैं वह भारत के जो है ग्रामीण क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है यह शासन करते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसी का एक फॉर्म है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपलिटीज, नगर पंचायत एंड अर्बन एरिया। और इसी जो है लोकल लेवल गवर्नमेंट को जो है नगर पंचायत या फिर शहरी इलाकों के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपलिटीज के नाम से जाना जाता है। इसी उसमें अगर देखोगे तो लोकल लेवल के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे इसी सरकार को हम किस नाम से जानते हैं? पंचायत के नाम से जानते हैं। जबकि हम नगर पंचायत और अर्बन एरियाज के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपलिटीज के नाम से जानते हैं। अब हम इसी परिप्रेक्ष्य में आगे देखेंगे कि लॉ, कानून क्या है, एंड गवर्नमेंट, और उसी परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट यानी कि सरकार के साथ उसका क्या संबंध है। ए रूल एस्टेब्लिश, एक कानून बनाया गया, एंड इन्फोर्स बाय द अथॉरिटी, और लागू किया गया अथॉरिटी, यानी कि जिसको ताकत दी गई थी, उसके जिसको पावर दी गई थी, उसके जरिए से वह स्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया है और लोगों के ऊपर लागू किया गया है। वह अथॉरिटी कौन सी है? लेजिस्लेशन के जरिए से, यानी लोकसभा या राज्यसभा के जरिए से। स्टेट यानी राज्य की सरकार के जरिए से हो सकता है, या फिर नेशन राष्ट्रीय सरकार की तरह से हो सकता है। वह क्या कहलाता है? कानून कहलाता है। यानी सीधे शब्दों में कह सकते हो कि कानून वह है जो स्टेब्लिश किया गया है, जो स्थापित किया गया है किसी अथॉरिटी के जरिए से, लेजिस्लेशन के जरिए से, स्टेट यानी राज्य सरकार के जरिए से, नेशन यानी कि राष्ट्रीय सरकार के जरिए से, उसे हम लॉ कहते हैं या कानून कहते हैं। अब कानून के परिप्रेक्ष्य में जब हम इसके लागू करने की बात करते हैं, जब हम उसके अनुपालन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या देखते हैं? बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोथ का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोथ यानी दोनों की, गवर्नमेंट यानी सरकार की, उसको लागू करना, उसका अनुपालन करवाना या करना किसकी जिम्मेदारी है? पहला नंबर तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। और इसी के साथ साथ उस देश के जो नागरिक है, जो सिटीजन्स है, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वह कानून का पालन करें, और जो कानून की गरिमा है, जो उसकी इंटीग्रिटी है, उसको पूर्ण रूप से बचाए रखें। इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम आगे देखते हैं तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, जहां पे लोगों के जरिए से शासन किया जाता है, लोगों के इंटरेस्ट के आधार पर यहाँ के संविधान के अकॉर्डिंग शासन किया जाता है। लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे जो गवर्नमेंट का दूसरा फॉर्म है मोनार्की, यानी कि राजशाही। क्या कहोगे? राजशाही, जहां पर एक राजा जो है पूर्ण रूप से शासन करता है, या एक क्वीन, किंग और क्वीन, इन दोनों का शासन होता है, और यही अपने देश के अंदर जो है सुप्रीम पावर में होते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर हम देखेंगे क्या चीजें होती हैं, मोनार्की के अंदर क्या चीजें होती हैं, आइए हम देखते हैं। तो डेमोक्रेसी की बात जब हम करते हैं, इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यह सरकार का जो है एक फॉर्म है, रन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो चलाई जाती है, रन की जाती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुने गए प्रतिनिधित्व करने वालों के जरिए से, हु होल्ड द डिसीजन मेकिंग पावर, जिनको ये ताकत दी जाती है कि वह फैसला लें, जिनको फैसला लेने की ताकत दी गई है, उनके जरिए से यह गवर्नमेंट पूरी तरह से चलाई जाती है। और इस गवर्नमेंट में और इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है, जो लोकतंत्र के अंदर होता है, गवर्नमेंट अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार होती है। यानी गवर्नमेंट ने जो है कोई डिसीजन बनाया, लोगों ने जो है उसे डिसअप्रूवल दे दिया, यानी उसको डिसअप्रूव कर दिया, लोगों को समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? वो क्वेश्चन करेंगे, और उसके ऊपर सफाई देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी मानी जाएगी, या गवर्नमेंट उसके लिए पूरी तरह से जो है जिम्मेदार होगी, उसको आंसर करेगी। ठीक है, समझ में आई बात? यह व्यवस्था जो है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहलाती है। अब देखते हैं डेमोक्रेसी को हम डेमोक्रेसी कहते क्यों है। तो यह ग्रीक वर्ड से आया है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है डेमोस, डेमोस का मतलब होता है रूल यानी कि शासन, और दूसरा है कैरेटोस, कैरेटोस का मतलब होता है पीपल, यानी लोगों के जरिए से किए जाने वाला शासन। एक शब्द में कहोगे रूल ऑफ पीपल, लोगों का शासन, यह प्रक्रिया जो कहलाती है वह डेमोक्रेसी कहलाती है। अब हम देखते हैं मोनार्की क्या होता है। मोनार्की का अर्थ होता है राजशाही। मोनार्की को जब हम हिंदी में कहते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? राजशाही के नाम से जानते हैं, यानी एक राजा का शासन।
राजा जो है अपने आप में उस जगह के लिए, जिस जगह पे यह व्यवस्था होती है उस जगह का वह सुप्रीम पावर होता है। वह अगर कोई डिसीजन ले लेता है, हम देखते हैं मोनार्की रिफर टू द रूल बाय किंग और क्वीन। मैं बता चुका हूं कि मोनार्की जो है ऐसी जगह पे होता है जहां एक राजा या रानी का जो है शासन होता है, और वहां का जो राजा या रानी होता है उसको कई बार जो है हम इम्परर के नाम से जानते हैं। उसको हम क्या नाम देते हैं? इम्परर के नाम से जानते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर हमने देखा था कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, लोगों के जो मतभेद होते हैं, जो सरकार से उनके क्वेश्चंस होते हैं, उनका रिप्लाई जो है सरकार को करना पड़ता है। गवर्नमेंट की वह जिम्मेदारी होती है कि उनके जो है क्वेश्चंस को ओवर किया जाए। लेकिन मोनार्की के अंदर जब हम देखते हैं, यदि अगर कोई राजा जो है कोई डिसीजन ले ले, कोई डिसी कोई डिसीजन ले ले, उस समय राजा जो है इस बात के लिए अगर वहां के लोग जो है उसे डिसअप्रूवल दिखा दें, तो राजा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है या वह बाध्य नहीं है अपने एक्शंस को लेके कि वह कोई सफाई दे। इस प्रकार की जो राज्य व्यवस्था होती है वह मोनार्की कहलाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम आगे देखते हैं तो भारत चूंकि एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है, राज्य ना कह के हम राष्ट्र कहेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह की डेमोक्रेसी है। तो हम देखेंगे डेमोक्रेसी के भी दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसके अंदर अप्रत्यक्ष रूप से लोग जो है गवर्नमेंट के अंदर भाग लेते हैं, और इस तरह को इनडायरेक्ट या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसमें खास तौर से एक चीज है जो नोट करने के लिए है कि क्या चीजें होती है। इंडिया जो है एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे प्रतिनिधित्व को चुनने की व्यवस्था है, जहां लोग जो है वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं और वह अपने प्रतिनिधित्व करने वाले को चुनते हैं, जो उनकी इंटरेस्ट के आधार पर जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर भाग लेते हैं। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है भारत के अंदर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू भारत के जो पीपल्स है, भारत के जो लोग हैं, जो सिटी पीपल्स ना कह के जो सिटीजन्स हैं, वह भी भाग लेते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। अब हम देखते हैं वोमेन सफरेज, औरतों के लिए मताधिकार की बात क्यों हुई थी, कब हुई थी, या यह मूवमेंट क्या कहलाता है। जब हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, तो दो देश, एक अमेरिका और दूसरा जापान, उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो है पार्ट थे, और उस समय वहां की जो मेल्स थे वह पूर्ण रूप से वॉर की वजह से बिजी थे। तब फीमेल्स ने, यानी कि औरतों ने वहां की व्यवस्था को पूर्ण रूप से संभाला, और तब से यह बात रियलाइज की गई कि औरतें भी अपने खुले विचार को व्यक्त कर सकती हैं, या गवर्नमेंट के अंदर वह भी उसका भाग हो सकती हैं। और उसके बाद से इस मूवमेंट की शुरुआत हुई, जहां पे उन्होंने डिमांडिंग इक्वलिटी, जहां उन्होंने अपने लिए समानता मांगा, किसके साथ? किस परिप्रेक्ष्य में? विथ मेन, यानी पुरुषों के बराबर समझा जाए, ये मांग उन्होंने रखी। एंड राइट टू द वोट, और वोट देने का अधिकार जो है उन्हें दिया गया। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर पहली बार औरतों को पुरुषों के बराबर वोट देने का जो अधिकार मिला था वो 1920 के अंदर मिला था, और इसी परिप्रेक्ष्य में यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1928 में। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत की, तो हमारा देश जो है 1947 में आजाद हुआ। हमारा देश जो है फ्रीडम मिली 1947 के अंदर। जो पहला इलेक्शन हुआ था 1950 के अंदर। तो हम इस तौर पे कह सकते हैं कि भारत वह राष्ट्र है कि जिसने अपने पहले इलेक्शन के अंदर, या जब से वह उसने अपने आप को रिपब्लिक कंट्री या फिर जो है डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित किया, उसी वक्त से उसने अपनी मेल्स को और फीमेल्स को, यानी औरतों को और पुरुषों को एक समान अधिकार दिया है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट योर व्यूज एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।